नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद दम। मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि वायनाड सीट पर प्रियंका वाड्रा की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इससे देश भर में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति नहीं बदलती। खासतौर से महाराष्ट्र और उपचुनावों के नतीजों ने कांग्रेस की कमजोरियों को फिर से सबके सामने ला दिया है। वहीं राहुल गांधी को लेकर पार्टी के अंदर बड़ा विस्फोट होने के आसार नजर आ रहे हैं। विस्फोट तो सपा में भी देखने को मिल रहा है। यूपी उपचुनावों में अखिलेश को मिली हार ने पार्टी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। वहीं सपा प्रमुख के दावों की भी पोल खुल गई है। पोल तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भी खुल चुकी है। दिल्ली में चुनावों से पहले आप सरकार ने बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब सभी बुजुर्गों को पेंशन के रूप में 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिससे साफ है कि दिल्ली में केजरीवाल के लिए चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या प्रियंका गांधी की जीत राहुल गांधी की मुश्किलें कम करेगी या फिर पार्टी में दो फाड़ होगा? क्या अखिलेश यादव बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने में कामयाब होंगे या फिर खुद निपट जाएंगे? कैसे केजरीवाल अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इन चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की जो कमजोरियां थी और राहुल गांधी के जो फैसले थे, खुलकर उनकी पोल खुली है और जो कमजोरियां थी वो सामने आ चुकी हैं सबके। देखिए, कमजोरियां तो सर्वविदित थी। 99 सीट आया, कुछ लोगों ने समझा कि ये तो कमाल हो गया, राहुल गांधी रिवाइव कर गए, राहुल गांधी जननायक हो गए, इंटरनेशनल लीडर बन गए। ये तो लोगों के दिमाग में कीड़ा घुस गया था, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हरियाणा की हार के बाद से ये जननायक शब्द गायब हुआ और ये महाराष्ट्र की हार के बाद से पप्पू वापस आ गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं, कांग्रेस पार्टी के यहां से खबर आ रही है कि लोगों ने अपने अपने हथियार जो है वो निकाल लिए हैं और पहला निशाना जो है ये केसी वेणुगोपाल। और केसी वेणुगोपाल के ऊपर हमला का मतलब ये है कि लोग राहुल गांधी को हमला कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर पत्रकारों से आज और कल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे हैं कि क्यों हारे? तो होता है कुछ, तो माइक लगा करके बातचीत होती है, तो वो तो पार्टी का स्टैंड होता है, नेता झूठ बोलते हैं। लेकिन कॉफी के ऊपर जब चर्चा होती है पार्लियामेंट के कैंटीन में कि क्या हो गया, तो वो अपनी दिल का दर्द बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर्स को यह लग रहा है कि ये केसी वेणुगोपाल की वजह से हम हार रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन सब को कई सारे सीनियर लीडर्स कह चुके हैं कि इस आदमी को पहले बाहर कीजिए, तब कुछ बदलाव हो सकता है। इसको न नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज मालूम है, न नॉर्थ इंडिया का राजनीति मालूम है, ये सब कुछ चौपट करेगा। ये डिमांड लोकसभा चुनाव से पहले भी उठा, जब ये लगातार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहे। ये डिमांड उस समय से उठा कि भाई इससे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या कारण है? उसका कोई सेक्रेटरी है, राहुल गांधी अनरीचेबल है किसी भी नेता के लिए। ये महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान, महाराष्ट्र के इतने बड़े लीडर, वो क्यों छोड़े? क्योंकि वो राहुल गांधी से मिले, उनको कह दिया टॉक टू केसी। केसी को फोन किया तो वहां मालूम चला कि उनका सेक्रेटरी उठ गया। सेक्रेटरी केसी से बात नहीं करने दे रहा है। केसी को, जब आप एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह का काम करेंगे तो बहुत सारे लोग, कहां है कमलनाथ, कहां है दिग्विजय सिंह? आपने नाम सुना? प्रचार प्रसार में इस्तेमाल भी किया गया नहीं। क्यों? ये केसी वेणुगोपाल तय कर रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल को हटाने का उस समय से आया, फिर राहुल गांधी ने नहीं हटाया, फिर लोकसभा चुनाव आया, इसमें हार गए और सारे लोगों ने केसी वेणुगोपाल और उसके चट्टे बट्टे और ये जो तमाम मीडिया सेल के लोग हैं, उन्होंने कह दिया हम तो जीत गए, हम तो जीत गए राहुल गांधी की चमचागिरी में। आप 99 पे आकर अटके हो तीसरे चुनाव में, और आपने लीडर के दिमाग में ये कंफ्यूजन डाल दिया कि हम जीत गए, मोदी को हमने परास्त कर दिया, मोदी वो मोदी नहीं रहा।
तो अब तो हरियाणा की बात भी हो गया, तो वो नेता बता रहे कि भाई क्यों नहीं हटाता। तो राहुल गांधी, जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि उसका जो पूरा पर्सनालिटी है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति है। वो इसलिए नहीं हटा रहा था अब तक क्योंकि उसको लगता है कि मैंने किसी को केसी वेणुगोपाल के जगह पे डाल दिया, अब वो कल उसने पार्टी छोड़ दी तो ये इस डर में, इस खौफ में ये लोग पड़े हुए हैं। केसी वेणुगोपाल कहीं नहीं जाएगा। दैट इज द ओनली गुड पॉइंट जो उसको सरवाइव कर रहा है। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि अभी तो ये लोग शिमला चले गए हैं। राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में अभी बवाल मचने वाला है। बिकॉज आप महाराष्ट्र, भाई पार्टी चलाने के लिए रिसोर्सेज की भी तो आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र जैसे राज्य को आप इस तरीके से, जहां आप जीत रहे थे, लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद ये गति, ये होना, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है जब पुराने कांग्रेसी वो हमला करेंगे। बिल्कुल, तो चुनौतियां अभी कांग्रेस की ओर बढ़ने वाली हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से वायनाड से जीत कर आई हैं, बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगी। लेकिन क्या ये पार्टी में दो फाड़ की तरफ भी इशारा कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका वाड्रा अचानक से ये 2024 के चुनाव के बाद उपचुनाव में आई, अवतरित हुई और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन गई। अभी आई है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा तो पिछले लोकसभा चुनाव में आई थी 2019 में राहुल गांधी का सहयोग करने के लिए, और पूरे मीडिया में ये बताया गया कि देखिए भाई, ये प्रियंका वाड्रा आ रही हैं, ये इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, बड़े संगठनिक क्षमता वाली हैं, मृदुभाषी हैं, सबको साथ लेकर चलती हैं। अब कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत होगा कि फिर राहुल गांधी को एक सहयोगी मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। कितनी बड़ी चुनौती हो गई? प्रियंका वाड्रा वही नेता हैं जिनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई 2022 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, और उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ये प्रचार करती रही और अखिलेश यादव को देखकर रैलियों में मुस्कुराती रही। तो लोगों ने समझा, और ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समझा कि अखिलेश यादव को देख के मुस्कुरा रही है, मतलब कह रही है अखिलेश यादव को वोट देना। तो अखिलेश यादव की पार्टी बढ़ गई और इनका आंकड़ा क्या हो गया, विधानसभा में भी 6 सीटें। ऐसी स्थिति इनकी हो गई थी। ये इनकी स्ट्रेटजी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जब कुछ नहीं हुआ तो इनको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रियंका वाड्रा ने बड़ा मेहनत किया। क्यों? क्योंकि कोई किसी न किसी को क्रेडिट देना है। इनकी टीम वालों ने मीडिया में कुछ ऐसे चला दिए खबरें जिससे प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी फेल हो गए तो प्रियंका वाड्रा एक ऐसे तुरूप का पत्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बन जाएगी। प्रियंका वाड्रा पिछले 5-6 सालों से राजनीति में है और इतने दिनों में हर चुनाव में जहां प्रचार करती हैं, इसलिए करती हैं क्योंकि राहुल गांधी की अनुमति मिलती है। जहां नहीं करती हैं, कम करती हैं क्योंकि राहुल गांधी की अनुमति नहीं मिलती है। तो राहुल गांधी के लिए चुनौती बने प्रियंका वाड्रा तब जबकि उनके अंदर का ईगो ये जो है वो सामने आए, हावी हो। वो ऐसी महिला नहीं है, दिख नहीं रही है। जुझारू जुझारू कह के ये बात कही जाती है, लेकिन जुझारूपन तो उनका उसी दिन खत्म हो गया जबकि मां बेटे ने दोनों मिलकर इनको दबा दिया। एक दो उदाहरण थोड़ी है। जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज वो लड़ रही है अपने भाई के खिलाफ क्योंकि उसका भाई सीएम बन गया। फिर भी वो ऐसा नहीं है कि राजनीति से आउट हो गई, वो अलग हो गई। वो तेलंगाना की राजनीति करती रही और उसके बाद आंध्र प्रदेश में उसी को कांग्रेस लाकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाई। ये एक दो उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं जो परिवार में भी बिखराव होता है, आपस में भी झगड़ा होता है। तो मेनका गांधी, सोनिया गांधी ने जब धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तो मेनका गांधी राजनीति से आउट हो गई। वो भी संघर्ष करती रही, भारतीय जनता पार्टी में आई। इनके पास यानी कि प्रियंका वाड्रा के पास कोई ऐसा
करिश्मा नहीं है जिसके आधार पर यह सोच सके कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी का विरोध करके कांग्रेस में हम कोई बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे गुटबाजी करती रहेंगी और कांग्रेस इन्हीं दोनों भाई बहनों के बीच लड़ता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर स्थिति यही है कि एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा है और तीसरा कोई नेता ऐसा है नहीं कि आगे भी कांग्रेस की कमान संभाल सके। मतलब अगले 30-40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे तो वो कहते हैं नाम दोनों के लिए अलग अलग दिया जाता है सोशल मीडिया पर, इन्हीं दोनों भाई बहनों का मुकाबला करना पड़ेगा और 30-40 सालों के लिए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली है। तो कांग्रेस की खुद यहाँ पर कांग्रेस चुनौती बनी हुई है और चुनौतियां तो अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने भी खड़ी हो गई हैं, जिस तरह से यूपी उपचुनाव में उनका परफॉर्मेंस रहा। देखिए, यूपी में जो परफॉर्मेंस था वो अपेक्षित था। वो दिल्ली के पत्रकारों ने बहुत बवंडर क्रिएट कर दिया कि कोई पीडीए आ गया है ना। तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी था, जहां आपने जो है अपने परिवार को सबको आगे पीछे किया। यूपी के अंदर जो लोकसभा में हार हुई, उसका जो कलंक था ना, वो धुल गया। पहली चीज समझ लीजिए। और क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने दलितों को बरगला के, हिंदुओं में फूट डाल के और मुसलमानों को एकत्रित करके एक ऐसा झांसा दिया जिस झांसे में लोग आ गए कि संविधान खतरे में है, ओबीसी का रिजर्वेशन जाने वाला है, संविधान बदला जाने वाला है, ये सारे जो, और ये खटाखट लाख रुपया है ना, फॉर्म भरवा रहे थे राहुल गांधी। तो ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई। और जब ये एक्सपोज हो गया तब फिर वापस जो जिसके पास जितने वोटर थे वो वापस चले गए। तो ये तो एक मैसेज गया कि कोई पीडीए काम नहीं कर रहा है। जब आप मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में भी चुनाव हारने लग गए तो इसका मतलब है कि मुसलमानों ने भी आप पे भरोसा करना छोड़ दिया। तीसरा जो सबसे अहम चीज है, ये हारे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक लिटमस टेस्ट किया 2027 के पहले कि जरा देखें यूपी के अंदर ये बटेंगे तो कटेंगे कितना सक्सेसफुल है। वो लिटमस टेस्ट पास हो गया। 2027 में जो चुनाव होंगे तो यही मेन नारा होगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसका काट ये कांग्रेस के पास नहीं, ये समाजवादी पार्टी के पास नहीं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ अब दो हाथ स्ट्रेट टॉकिंग की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में जब उम्मीदवार इनके नहीं थे तो गठबंधन के तहत आपने घोषणा तो कर दी कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव शुरू हुए तो कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन, उसका अध्यक्ष, ये सब घर जाकर के बैठ गया। वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते इसके लिए न कोई एफर्ट किया, न कुछ रिसोर्सेज लगाए, न कार्यकर्ताओं को उतारा, ना ही कोई बड़ा लीडर इनके प्रचार में गया। तो ये तो आप ये समझिए कि वो तमाम वो जो एक हवाई किला यूपी चुनाव में 30 सीटें पाने के बाद जो क्रिएट किया गया, वो हवा इस उपचुनाव में पूरी तरीके से निकल गया। हवा तो यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की भी निकलती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो ऐलान पर ऐलान और चुनावी ऐलान उन्होंने आज फिर कर दिया कि बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, ये इनकी आदत है, ये सत्ता पावर इनको चाहिए। ये अभी से नहीं, ये पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से ही इस पूरे मोड में चले गए थे कि कैसे पावर हम अपने हाथों में लें। पढ़ाई के बाद अच्छी खासी नौकरी, ये बोलते हैं IRS ऑफिसर थे, वहां से जब वहां पर नौकरी कर रहे थे तो भी यूएस में स्टडी लीव लेकर 2 साल गए, पैसा तो सरकार का लिया।
और स्टडी लीव इसलिए दिया जाता है कि वापस आने के बाद सरकार के लिए आप उस पढ़ाई का उपयोग करोगे। इसने क्या किया? अपने लिए उपयोग किया। 2 साल अमेरिका में रहकर अमेरिका के उन लोगों के साथ संपर्क किया जो इसके लिए फंड दे सके, पैसा दे सके, रिसोर्सेज दे सके, और फिर भारत में आने के बाद इसको बढ़ा सके। आया यहां और आने के बाद एनजीओ स्टार्ट किया, और उस एनजीओ को पैसे कहां से मिले? फोर्ड फाउंडेशन से। अवार्ड इनको मिलने लगा, एक पर एक अवार्ड मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल का नाम चर्चा, बड़े समाजसेवी व्यक्ति हैं। आज समाजसेवी व्यक्ति हैं, दिख रहा है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। झुग्गियों झोपड़ियों में जो पहले दिन रात ये घूमा करते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी बार गए? इन्होंने सारे तिकड़म भिड़ाए कि सत्ता में कैसे आना है। ये बड़ी लंबी राजनीति करते हैं। ये जो अभी बात हो रही है कि राहुल गांधी की, जहां 99 सीट लाने के बाद ये जीत की बात कर रहे थे, और पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी 2017 में, और उस समय जब ये अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई, 23 सीटों से ज्यादा लाई थी, उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को डांटा, फटकारा। ये लोग बात करते रहे, हमने तो बहुत बढ़िया काम किया, हमने तो, हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा, अब हम नेशनल पार्टी बनने की ओर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया पंजाब में कि हमारी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। वो चुपचाप बैठा रहा कि नहीं, जब तक सत्ता नहीं मिलती है हम जीत नहीं मानते। इसी तरीके से अब ये चारों तरफ से घिरे हैं। अब लग रहा है कि 2000, 2500, 5000, 10,000, ये 20-25 घोषणाएं अभी और होगी बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं वाली स्कीम 1000 वाली अभी चल रही है। फ्री राइड दिए जाएंगे, बिजली, पानी, व्यवस्था, हर चीज फ्री देने की कोशिश करेगा ताकि दिल्ली के लोग फिर से भ्रमित हों। ये अरविंद केजरीवाल की चाल है, पैतरे है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी विस्फोटक स्थिति है। लेकिन इससे इस बार कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को काफी समय से झेला है, 2013 से 2024 हो गया। अब यहां के लोग समझ चुके हैं कि ये पूरी तरह से सत्ता लोलुप व्यक्ति है, और जो शीश महल प्रकरण है उसे तो दिल्ली के लोगों ने समझ लिया कि ये अय्याश आदमी है, ये बाहर दिखने के लिए सिर्फ इतनी सिंप्लिसिटी दिखाता है, इसलिए इस बार इसका पत्ता साफ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस का देश भर में गिरता ग्राफ और राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना रवैया दोनों इस वक्त पार्टी के लिए बड़ा संकट बन चुके हैं। लगातार गलत फैसलों और गलत रणनीति ने कांग्रेस को और कमजोर बना दिया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस बीजेपी को अकेले अपने दम पर चुनौती नहीं दे सकती। वहीं अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस भी उनके लिए बड़ा घातक साबित हुआ है। इधर केजरीवाल की चालाकियां लोगों को समझ आने लगी है, जिससे साफ है कि अब दिल्ली से विदा होने की बारी केजरीवाल की है। यानी हर तरह से विपक्ष हो चुका है लाचार, यानी विपक्ष है ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।